जुनैद एक कॉफ़ी कैफ़े का मालिक था। जुनैद के घर में उसके अम्मी अब्बू, पत्नी जुनैदा और उसके 4 बच्चे हुसैन, फरीन, अली और नूर थे। जुनैद का कॉफ़ी कैफ़े गांव के बाहर कब्रिस्तान के पास था। वहीं पर थोड़ी दूरी पर बस अड्डा था। बस अड्डे पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बस आती जाती थी। आखिरी बस का समय 5 बजे था, पर कभी कभी किसी कारण बस लेट हुई तो 6 बज जाते थे। उसके बाद उस जगह पर कोई आता जाता नहीं था। लोगों का मानना था कि सूरज डूबने के बाद वहां रूहानी ताकतों का बसेरा हो जाता है। इस कारण हर हाल में कैफ़े 6 बजे तक बंद कर दिया जाता था। 6 बजे के बाद वहाँ कोई गलती से भी नहीं जाता था। दिन के समय कैफ़े का काम जुनैद के 2 नौकर संभालते थे। जुनैद वहाँ बैठकर सिर्फ हिसाब किताब देखता था। 6 बजे के बाद नौकर और जुनैद घर चले जाते थे, पर रात को जुनैद खाना खाकर 9 बजे के बाद कैफ़े में ही रहता था। सुबह सूरज उगने पर घर आ जाता था। घर के सभी लोग सोचते थे कि कैफ़े में रात में चोरी ना हो, इसलिए जुनैद कैफ़े में रात बिताता है। जुनैद ने भी घर में सबको अच्छी तरह से समझाया था कि रात में 8 बजे के बाद घर से कोई बाहर ना निकले, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी ज़रूरी काम हो, पर रात में न कोई सदस्य उसे बुलाने आएगा और ना ही किसी को उसके पास भेजेगा। अपने घर वालों की तरफ से बेफिक्र होने के लिए वो जाते समय बाहर से ताला लगा कर जाता था। ताला लगाने के बाद खिड़की से चाबी जुनैदा को दे देता और सुबह आकर जुनैदा से चाबी लेकर घर का दरवाज़ा खोलता था। जुनैद ने जुबैदा से कहा था कि अगर किसी दिन मैं घर ना आया तो तुम सुबह 7 बजे हुसैन को घर की छत से कूदवाकर दरवाज़ा खोल लेना, पर सुबह 7 बजे से पहले ऐसा मत करना। हर इंसान को अपने घर वालों की फ़िक्र होती है। जुनैद को भी अपने घर वालों की फ़िक्र रहती थी। वो हर एक दिन जाने से पहले सभी को अच्छी तरह से समझा कर जाता था, पर अब घर वालों के मन से धीरे धीरे डर समाप्त होने लगा था। उन्हें लगता था कि जुनैद उन्हें ज़बरदस्ती डरा रहा है। अपने तो रोज़ खुद 9 बजे कैफ़े जाता है और सुबह सूरज उगने के पहले ही घर आ जाता है, पर कोई जुनैद का विरोध करने का साहस नहीं करता था। अम्मी अब्बू को कैफ़े की हकीकत मालूम थी, इस कारण वो शांत रहते थे और हमेशा खुदा की इबादत किया करते थे कि सभी लोगों को ठीक रखें। पर आज नूर की तबीयत कुछ ख़राब लग रहे थे। अम्मी अब्बू भी हज यात्रा पर गए थे। घर पर जुनैद और जुबैदा और उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे। रात के 9 बजे तो जुनैद कैफ़े जाने के लिए तैयार होकर जुबैदा और बच्चों को उसी तरह से समझाने लगा। जुबैदा ने जुनैद से कहा कि आज कैफ़े ना जाएं, नूर की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। तो जुनैद ने समझाया, आज की रात किसी तरह संभाल लो, कल मैं नूर को शहर के अस्पताल में दिखाऊंगा और कल अम्मी अब्बू भी तो आ जाएंगे। जुनैद को अपने घर वालों की फ़िक्र थी, पर वहाँ जाना भी उसकी मजबूरी थी। जुनैद कैफ़े चला गया। जुबैदा ने सबको खाना खिलाकर और बच्चों को सुलाकर खुद भी उनके पास सो गई। रात के 12 बजे नूर जाग कर रोने लगी। जुबैदा ने नूर को चुप कराने की कोशिश करने लगी, पर जैसे जैसे जुबैदा नूर को शांत कराने की कोशिश करती, वैसे वैसे नूर और भी तेज रोने लगती। नूर के रोने के कारण सभी बच्चे जाग गए थे। नूर का बदन भी आग की तरह तप रहा था। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग भी नहीं था
जिससे जुबैदा अपनी परेशानी का हल करा सके। नूर भी 3 साल की थी। वो अपनी तकलीफ बताने में असमर्थ थे। हुसैन, जो अभी 10 साल का भी पूरा नहीं हुआ था, बार बार अपनी माँ की मदद कर रहा था नूर को चुप कराने में। वो कभी नूर को पानी देता, तो कभी दूध, तो कभी खिलौने से उसे बहलाने की कोशिश करता। पर नूर की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। आखिर में उसने माँ से कहा, माँ, मैं अब्बू को बुला कर लाता हूँ, आप तब तक नूर को देखिए। जुबैदा ने हुसैन को वहाँ जाने से मना किया। जुबैदा ने कहा, तुम्हारे अब्बू ने रात को घर से बाहर निकलते समय मना किया था। हुसैन शांत होकर बैठ गया, पर जैसे जैसे रात काली घनी और अंधेरी होती जा रहे थे, वैसे वैसे नूर की तबीयत बिगड़ती जा रहे थे और वो लगातार रोती जा रहे थे। रात के 1:30 बज रहे थे। नूर की तबीयत बिगड़ती देखकर जुबैदा ने हुसैन को अब्बू को बुलाने की इजाज़त दे दी। हुसैन ने छत से कूदकर बरामदे से अपनी साइकिल लेकर कैफ़े की ओर चला गया। इधर जैसे ही हुसैन घर से बाहर गया, उसके थोड़ी देर बाद नूर अपने आप ही चुप होकर सो गई। फरीन और अली भी सो गए, पर जुबैदा को नींद नहीं आ रही थी। उसका सारा ध्यान हुसैन पर था। वो सोच रहे थे कि इतनी देर हो गई, हुसैन अभी तक आया क्यों नहीं। वो बार बार खुदा से दुआ कर रहे थे कि हुसैन की रक्षा करें। इधर हुसैन ने अभी गांव पार ही किया था कि उसे कुछ महसूस होने लगा। अचानक से उसे महसूस होने लगा कि जैसे साइकिल पर उसका वजन अपने आप ही बढ़ता जा रहा है, साइकिल अपने आप ही भारी होती जा रही है। कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी साइकिल को पकड़ लिया है। साइकिल आगे नहीं बढ़ रही है। उसने उतरकर चारों तरफ देखा, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अमावस की काली घनी रात में उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि साइकिल के टायर के नीचे शायद पत्थर आ गया है, इस वजह से साइकिल आगे नहीं बढ़ रही। वो झुककर उसे निकालने की कोशिश करने लगा। इतने में ही उसको अपने सामने एक बड़ा सा साया नजर आया जो बहुत ऊंचा था। उसने हुसैन को उठाया और इससे पहले कि वो हुसैन को कुछ नुकसान पहुंचा पाता, हुसैन ने थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कहा, देखो, मेरे बहन की तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे बस अपने अब्बू को बुलाने जाना है। मुझे कुछ मत करो, वरना मेरी बहन का क्या होगा। हुसैन ने इतना कहा ही था कि तभी वो काला सा साया एकदम से रुक गया। उसने हुसैन की तरफ देखा। उसकी लाल लाल और बड़ी बड़ी आंखों में जैसे खून सवार था। उसने हुसैन को एकदम से नीचे रख दिया, जिसके बाद वो साया अचानक से धुआं में कहीं गायब सा हो गया। जिसके बाद हुसैन ने अपनी साइकिल उठाई और सीधे कैफ़े पहुंचा। कैफ़े पहुंचकर उसने अपने अब्बू को पूरी बात बताई। पहले तो अब्बू हुसैन को देखकर बुरी तरह से चौंक गए, मगर फिर हुसैन ने उन्हें पूरी बात बताई। जिसके बाद वो हुसैन के साथ घर पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सब कुछ बिल्कुल सही है। नूर भी सो चुकी थी। जिसके बाद हुसैन ने अब्बू को पूरी बात बताई कि आखिर उसके साथ रास्ते में क्या हुआ। मगर एक चीज़ किसी को भी समझ नहीं आई कि आखिर उस काले साए ने हुसैन को जाने क्यों दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मिस्टर रजत, आज आपकी पहली बुक रिलीज होने जा रही है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? रिपोर्टर ने स्टेज पर बैठे शख्स से सवाल किया। मैं बचपन से ही लेखक बनना चाहता था और हमेशा से ही सोचता था कि कुछ अलग लिखूं, और आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है।
जैसे ही उस शख्स ने जवाब दिया, पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। उस शख्स का नाम था रजत जायसवाल, जिसकी आज पहली किताब का प्रमोशन था और अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने आए थे। सर, आपकी इस पहली बुक का नाम है वैम्पायर इंसान से शैतान। तो क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में वैम्पायर जैसी भी कोई चीज़ होती है? दूसरे रिपोर्टर ने सवाल किया। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में भगवान के साथ साथ शैतान, भूत प्रेत, पिशाच भी होते हैं। वैम्पायर भी इसी दुनिया का एक हिस्सा है, रजत ने जवाब दिया। क्या आपने कभी वैम्पायर को देखा है? अगले रिपोर्टर ने सवाल किया। हाँ, मेरा मतलब नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है, रजत ने जवाब दिया। सर, आज आपकी बुक रिलीज़ होने जा रही है, तो क्या आप हमें अपनी बुक के बारे में कुछ बताएंगे? मतलब इसकी कहानी के बारे में? अगले रिपोर्टर ने सवाल किया। ठीक है, मैं आप लोगों को इस बुक के बारे में बताता हूँ, रजत ने कहा और फिर बताने लगा। वैम्पायर यानी खून पीने वाला पिशाच। वैम्पायर अपनी प्यास इंसानों का खून पीकर बुझाते हैं। ये हम इंसानों की तरह ही नॉर्मल जीवन जीते हैं, लेकिन जब भी ये अपने सामने खून देखते हैं तो इनके अंदर का पिशाच जाग जाता है। खून पीने से इनकी शक्तियाँ बढ़ती है और ये खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं। इनकी उम्र कम नज़र आती है। इस बुक में मैंने एक वैम्पायर की कहानी लिखी है, जिसकी प्यास एक दिन उसके अपने प्यार को मारने के लिए ही उसे मजबूर कर देती है और वो फिर हमेशा के लिए ही कैद हो जाता है, रजत ने जवाब दिया। सर, आप थोड़ी कहानी भी बताइए ताकि हम लोगों को इंटरेस्ट आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक को ख़रीदें, रिपोर्टर ने कहानी सुनाने की रिक्वेस्ट की। ठीक है, फिर सुनिए, रजत कहानी सुनाने लगा। कॉलेज के 5 दोस्तों का ग्रुप मनाली के लिए एक ट्रिप प्लान करता है और वो तय समय के अनुसार मनाली निकलता है, जिसमें अमित, रंजन, पंकज, गौरी और आरती थे। ये पांचों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। इन लोगों ने मनाली पहुंचकर अपने रूम बुक किए और सोने चले गए। अमित और गौरी दोनों प्यार में थे, मतलब कि उनकी शादी होने वाली थी, इसलिए वो दोनों एक ही रूम में रुके और बाकी सब अलग अलग। अगले दिन उन सब ने मनाली घूमा और शाम को अपने रूम पर लौट आए। रात को होटल में खाना खाने के वक्त होटल के वेटर से कांच नीचे ज़मीन पर गिर गया और उसके हाथ में चोट लग गई, जहाँ से खून निकलने लगा। उस वेटर के खून को देखकर उन पांचों में से एक के शरीर के अंदर अचानक से हलचल होने लगी और वह अपने बड़े बड़े दांतों को बार बार अंदर बाहर करने लगा। उसका शरीर खून पीने के लिए मचलने लगा। ये सब उसके साथ पहली बार हुआ था। इससे पहले कभी भी खून देखकर उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। वो वहाँ से उठकर बाहर खुली हवा में आ गया, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसी खून में ही था। खाना खाने के बाद बाकी सब अपने अपने कमरों में चले गए। रात के करीब 11 बजे के आसपास उस होटल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर सब उठकर बैठ गए। गौरी की आंख खुली तो उसने देखा कि अमित चुपचाप बिस्तर पर बैठा है। उसने चिल्लाते हुए कहा, अमित, अमित, तुमने वो आवाज़ सुनी? अमित ने खुद के मुंह को दूसरी तरफ करते हुए कहा, हाँ गौरी, सुनी होगा कोई, तुम परेशान मत हो, सो जाओ, मैं ज़रा वॉशरूम होकर आता हूँ। अमित इतना बोलकर वॉशरूम की तरफ चला गया। अगले दिन सुबह पता चला कि जिस वेटर से कांच टूटा था वो आज मरा हुआ मिला है और उसके गले में दोनों किले दांतों के निशान थे और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसका सारा खून पी लिया हो। यार, तुम लोगों ने सुना? उस वेटर की मौत हो गई यार। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी वैम्पायर ने मारा हो।
पंकज ने घूमते हुए कहा। वो लोग आज फिर से मनाली घूमने आए थे। वैम्पायर? ये क्या होता है और तुम्हें कैसे पता कि उसे वैम्पायर नहीं मारा है? आरती ने सवाल किया। वैम्पायर खून पीने वाले पिशाच होते हैं जो इंसानों का खून पीते हैं। मैंने काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में, पंकज ने जवाब दिया। हाँ, वैसे ही ना जैसे आरती तुम्हारा पीती है, रंजन ने कहा और फिर हंस पड़ा। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी हंस दिए और पंकज शांत हो गया। पंकज, क्या वाकई में वैम्पायर होते हैं? गौरी ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। वैम्पायर वगैरह कुछ नहीं होते, अब जल्दी होटल चलो, बारिश शुरू हो गई है, अमित ने कहा। और फिर वो लोग होटल वापस आ गए। खाना खाने के बाद वो लोग फिर से अपने अपने कमरों में सोए हुए थे कि अचानक जानवरों के चिल्लाने, कुत्तों के भौंकने और सियारों की तेज आवाज़ें शुरू हो गई। आसमान में बादल घेराए और चारों तरफ अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं था। और फिर से वही दर्दनाक चीख। आज फिर से किसी की मौत आई थी। वो लोग फिर से जाग गए। इस बार अमित अपने कमरे में नहीं था। गौरी ने जब अमित को ढूंढा तो वो उसे छत पर मिला। बाहर जाने पर पता चला कि वो चीख होटल के बगल में रहने वाले एक भिखारी की थी, जिसकी किसी पिशाच ने खून पीकर हत्या कर दी थी। और उसके गले में भी वही 2 दांतों के निशान थे। अब तो बाकी सबको भी पंकज की बात पर यकीन होने लगा था कि वाकई में वैम्पायर होते हैं। अब उस शहर में हर रोज किसी न किसी की मौत होने लगी थी और साथ ही साथ इन लोगों के वापस आने का टाइम भी हो गया था। कुछ दिनों के बाद ये लोग उस शहर से वापस आ गए और मनाली में मौतों का सिलसिला जैसे बंद ही हो गया। मनाली से आने के कुछ दिनों बाद ही अमित और गौरी ने शादी कर ली, लेकिन अब दिल्ली में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। हर रोज किसी न किसी की मौत होने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक से पंकज की भी मौत हो गई और उसके गले में भी वही 2 निशान थे। फिर एक दिन रंजन और उसके बाद आरती भी मारी गई। कोई नहीं जानता कि इन मौतों के पीछे कौन है सिवाय गौरी के। गौरी अब जान गई थी कि शहर में हो रही सारी मौतों के जिम्मेदार अमित ही हैं। लेकिन अब उसके पेट में अमित का बच्चा पल रहा था। एक रात जब शिकार करने के बाद अमित बाहर से आया तो गौरी दरवाजे पर ही खड़ी थी। गौरी ने उसका वो भयानक रूप देख लिया। जैसे ही अमित ने गौरी को देखा वो अपने इंसानी रूप में आ गया। लेकिन इससे पहले अमित कुछ समझ पाता, गौरी ने एक क्रॉस उसके शरीर में घुसा दिया और बाहर से लाए एक ताबूत में उसे बंद करके अपने घर के बने बेसमेंट में रख दिया और घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ हमेशा के लिए ही वो शहर छोड़ दिया और एक छोटे से शहर में रहने लगी। कुछ महीनों के बाद उसे एक बेटा हुआ, लेकिन वो भी अपने बाप की तरह ही एक वैम्पायर था। लेकिन गौरी ने उसे बहुत अच्छी परवरिश दी और इसलिए उसने आज तक कभी किसी का खून नहीं पिया। पूरी कहानी सुनाने के बाद रजत चुप हो गया और लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। तभी एक रिपोर्टर ने खड़े होकर सवाल किया, मुझे तो आपकी कहानी सच लग रही है। मुझे लगता है आपने वैम्पायर को ज़रूर देखा होगा। रजत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर बोला, आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊं? अमित और गौरी का वो बेटा मैं ही हूँ और मैं एक वैम्पायर हूँ। फिर अचानक से उसका रूप बदलने लगा और उसकी आंखें लाल स्याह और दांतें बड़े हो गए। उसके इस रूप को देखकर लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। तभी उसने कहा, घबराइए मत, मैंने आज तक कभी किसी का खून नहीं पिया और ना ही कभी पीऊँगा। मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं अपने बाप की तरह कभी नहीं बनूँगा। उसकी बातें सुनकर लोगों को यकीन हो गया। उसके बाद उस बुक की सारी कॉपियाँ बिक गईं
और अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडिंग थी, एक वैम्पायर की सच्ची कहानी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।